वैल्यूएशन से मुराद ये है कि जब हम किसी भी सिक्योरिटी को बैलेंस शीट में लिखेंगे अपने पास, देखो क्योंकि हमने किसी और कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बेसिकली ये हमारा एसेट है। ये इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होगा? एसेट होगा। इस एसेट को, ये जो हमारे पास बॉन्ड्स वाला है, हेल्ड टू मैच्योरिटी वाला है, इसको किस वैल्यू पे बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड amortized cost। दैट इज कॉल्ड amortized cost। यानी उस एसेट को हमने बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, दिस इज कॉल्ड amortized cost। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, अब amortized cost क्या होती है इसके बारे में हम आगे न्यूमेरिकल जब करते हैं तो उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी कि ये amortized cost जो है ये क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद है अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स आर लॉसेस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स और लॉसेस होते क्या हैं? ये होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बॉन्ड खरीदा है 1 जनवरी की डेट को, और 31 दिसंबर को उसकी जो प्राइस है वो डिफरेंट हो गई है, मार्केट में उसकी प्राइस डिफरेंट चल रही है, तो क्या हमने जो एक बॉन्ड खरीदा था 1000 का, अब मार्केट में उसकी प्राइस अगर हो गई है 1100, तो ये जो 100 का डिफरेंस है हम इसको रिकॉर्ड करें या ना करें? ठीक है, तो प्राइस डिफरेंशिएशन जो है हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना ही गेन के हवाले से और ना ही लॉस के हवाले से। तो यहाँ पर ये पॉइंट कंसीडर नहीं होगा हेल्ड टू मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अदर इनकम इफेक्ट्स हैं, इंटरेस्ट व्हेन अर्न्ड, ये पॉइंट है। अब देखो हमने अगर बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं तो इंटरेस्ट तो हमें मिलना ही मिलना है, तो वो अब इंटरेस्ट जो है हमारा अर्न जब होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब इंटरेस्ट अर्नड होने का मतलब क्या है, ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। इंटरेस्ट अर्नड तब होता है जब एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात आपसे एग्रीड थी कि आपको हर साल दिसंबर 31 को आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब एक साल गुजर गया, एक साल का दिसंबर 31 की डेट को आपका इंटरेस्ट बन गया है, बेशक आपको अभी दिसंबर 31 को मिला नहीं है, हो सकता है आपको उसकी उस इंटरेस्ट की पेमेंट 5-6 जनवरी को हो जाए, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो आपने अर्न कर लिया है क्योंकि आपने पूरा एक साल पीरियड वेट किया है। तो अर्न का मतलब ये है कि जब एक्रूड हो जाए, एक्रूवल में आ जाए, आपको बेशक अभी मिला ना हो। उसके बाद है गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम सेल। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अब जब आप उन बॉन्ड्स को मार्केट में सेल करते हैं तो सेल पे आपको गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो ये भी हम रिकॉर्ड करते हैं। अब देखें हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज में जो बॉन्ड्स होंगे या डेट सिक्योरिटी जो भी होगी उसको बैलेंस शीट में वैल्यू किस पे करेंगे? एट एमोर्टाइज्ड कास्ट। और अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस, यानी जो जो प्राइस का डिफरेंस होगा मार्केट वैल्यू और हमारी जो कास्ट प्राइस होगी, उसको डिफरेंस को इग्नोर करेंगे, कोई रिकॉग्नाइज नहीं होगा। लेकिन अदर इनकम जो इफेक्ट्स हैं कि इंटरेस्ट इनकम और गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम सेल, ये हम रिकॉर्ड जरूर करेंगे। उसके बाद है ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। अब ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का अगेन वही मतलब कि बैलेंस शीट में हमने उस एसेट को रिकॉर्ड किस चीज पे करना है। अब अगर हमारे पास वो सिक्योरिटीज ट्रेडिंग टाइप की थी तो हमने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अब फेयर वैल्यू का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर अब जो नई प्राइस लॉन्च हुई हुई है, जो नई प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा है वो बॉन्ड, वो सिक्योरिटी, हमने उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वो पहले 1000 का लिया था और अब वो 1100 का हो गया है, अब हमने बैलेंस शीट में उस एसेट को 1100 पे रिकॉर्ड करना है। जो 100 होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड हमने अब नई वैल्यू पे करना है। ठीक है, लेकिन एचटीएम में हम ऐसा नहीं करते थे। तो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में हमने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अब अगली बात, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस। ये क्या है? अब ये जो 100 है ये गेन, ये बेसिकली कौन सा गेन है? अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन, क्योंकि हमने अपना वो बॉन्ड बेचा नहीं है, जस्ट मार्केट के अंदर प्राइस जो है ना वो चेंज हो गई है। अब इस अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन को, या इवन कि ये लॉस भी हो सकता था कि अगर सिक्योरिटीज की प्राइस मार्केट में अब 1000 से कम हो जाती तो लॉस हो जाता हमारा। गेन हो या लॉस हो, हमने इसको रिकॉर्ड कहाँ पर करना है? नेट इनकम, रिकॉग्नाइज्ड इन नेट इनकम। इसका मतलब क्या है वो भी बताता हूँ अभी आपको। यानी ये सिर्फ अब अपने पॉइंट अभी जहन में रखना है कि जब ट्रेडिंग सिक्योरिटीज होंगी और मार्केट के अंदर जो नई फेयर वैल्यू अब रिकॉर्ड होगी, उस नई फेयर वैल्यू पे हमने उस एसेट को रिकॉर्ड करना है। तो जैसे ही हम ये फेयर वैल्यू की बात करेंगे तो वहां पर पॉसिबल है कि हमें
अनरियलाइज्ड गेन या लॉस को फेस करना पड़े, तो उसको हमने रिकॉर्ड जरूर करना है। और कहाँ रिकॉर्ड करना है? वो नेट इनकम अप्रोच में। वो अभी हम बताते हैं कि वो क्या होती है। उसके बाद अगेन ये जो बाकी पॉइंट्स है वो कॉमन है। इंटरेस्ट व्हेन अर्न्ड, क्योंकि हमने लिए हुए तो बॉन्ड ही है। इंटरेस्ट व्हेन अर्न्ड, गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम सेल। तो ये सेम पॉइंट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए। मेन डिफरेंस क्या था कि अब अनरियलाइज्ड गेन या लॉस होगा क्योंकि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो अनरियलाइज्ड गेन या लॉस होगा उसको रिकॉर्ड कहाँ करना है? नेट इनकम में। ठीक है जी, ये क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद तीसरी टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो है वो है अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल को भी हमने क्या करना है? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो जब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, अगेन यहाँ पर भी हमें फेस करना होगा अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस को, सेम इसी तरीके से अप्रोच की। लेकिन अब ये है कि इस तरह के जब एएफएस की सिक्योरिटीज का गेन या लॉस होगा, इसको हम एएफएस भी कहते हैं इन शॉर्ट, आपको ऑलरेडी भी पता है इसका, अवेलेबल फॉर सेल। तो एएफएस का जो अनरियलाइज्ड गेन या लॉस होगा, इसको हमने कहां पर रिकॉर्ड करना है? तो देखें, रिकॉग्नाइज्ड एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड एज सेपरेट कंपोनेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो ये दोनों बातें मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसके बाद ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं, अगेन वही इंटरेस्ट व्हेन अर्न्ड, गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम सेल। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसी चीज की कि जो अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉस है, हमने इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है और कहाँ करना है। ठीक है, तो आपने ये थोड़ा सा आप देखना है, ये मैं अभी आपको समझाने लगा हूँ। ये देखिए, मैं आपको ये थोड़ा सा फॉर्मेटिक बना रहा हूँ, इसको आपने देखना है। एक इनकम स्टेटमेंट जैसे कि आप समझते हैं, तो हम सेल से नॉर्मली शुरू करते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट कास्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, कास्ट हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, जिसमें सीजीएस भी आ गया, अदर चीजें वो सारी में मैं इकट्ठे ही लिख दिए। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया प्रॉफिट। सपोज ये मैं कहता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल टैक्स, तो मेरे पास आंसर जो आ जाता है उसे मैं कहता हूँ नेट प्रॉफिट या नेट इनकम कहता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम और लॉस। ठीक है, ये मैंने हेडिंग दी। अब आपने यहाँ पर देखना है कि ये जो सिक्योरिटीज थी हमारे पास, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, उसका हमने अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉस कहाँ रिकॉर्ड करना था? उन्होंने हमें बताया हुआ था नेट इनकम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड था 1000 का जो ओरिजिनल प्राइस थी, अब फेयर वैल्यू जो उसकी हो रही है वो 1100 हो रही है, तो $100 का हमें गेन हो रहा है। तो अब सिक्योरिटीज हमारे पास कौन सी है? ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। यानी ये जो गेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल फिलहाल हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रेडिंग सिक्योरिटीज का है। अब ट्रेडिंग सिक्योरिटीज का जो गेन होगा वो हम इस एरिया में रिकॉर्ड करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये, अब इसमें मैंने क्यों लिखा है कि ये जो कास्ट्स होंगी नेगेटिव होंगी, जो अदर इनकम्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो ये मैंने इस तरह से ज्यूम किया है। नेट ये एरिया जो है ये बेसिकली जो नेट इनकम तक का आंसर है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि नेट इनकम। यानी हमने इस एरिया में रिकॉर्ड करना होगा गेन या लॉस। ठीक है, और अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि ये अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज थी और 100 का जो है ना गेन हुआ हुआ है, तो इसको मैं इस वाले एरिया में नहीं लिखूंगा जो नेट इनकम की कैलकुलेशन में आया है, बल्कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखूंगा यहाँ पे कि गेन अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस, और जिस सिक्योरिटीज पे होगा उसकी फुल डिटेल में यहाँ लिख दूंगा ये यहाँ। अब मैं टोटल करूंगा कि नेट इनकम और ये जो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम है, इनका जो टोटल है ये ओवरऑल मेरी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसका आंसर होगा। यानी इसको मैं कह सकता हूँ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब ये वाला जो एरिया हमने लिखा है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाला, नॉर्मली आपने बीकॉम लेवल तक नहीं पढ़ा होता। ठीक है, क्योंकि आप बीकॉम लेवल तक जस्ट ये नेट प्रॉफिट और नेट इनकम तक की बात करते हैं, उसके बाद ये वाली जो एरिया ये नहीं पढ़ा होता। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि जो दो सिक्योरिटीज जो हमारे पास हैं उनमें
हमारे पास एक जो थी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज और दूसरी हमारे पास कौन सी थी, अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, तो अब इसमें जो भी है तो जो हमारा गेन या लॉस था उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक को हमने नेट इनकम में रिकॉर्ड करना है और एक को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। होपफुली ये आपको पॉइंट थोड़ा यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि नेट इनकम का एरिया का मतलब ये है कि ये इनकम, इस एरिया को जो सिलेक्ट हुआ है ब्रैकेट्स डली हुई, इसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट का एरिया। ठीक है, और इसको हम कहते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का एरिया। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हम इसको कहते हैं टोटल कंप्रीहेंसिव। ठीक है, और जिस कंपनी के अंदर ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के पॉइंट्स ना हो तो उसका जो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम होगा वो वही होगा जो नेट प्रॉफिट और नेट इनकम है, क्योंकि अदर कंप्रीहेंसिव इनकम की कोई बात उस कंपनी में थी ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास पॉइंट्स हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये बात एक लिखी हुई थी कि ये बात तो हमने समझ ली कि हमारे पास जो अनरियलाइज्ड गेन होगा ट्रेडिंग का नेट इनकम में जाएगा, और जो ये एएफएस होगा इसका कहाँ जाएगा, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएगा। उसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ था एज सेपरेट कंपोनेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो इसको जरा देखें, आपको याद होगा कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पर जो इक्विटी की साइड होती है या जो इक्विटी की कैलकुलेशन होती है उसको हम ऐसे नॉर्मली लिखते हैं। जरा गौर से आप देखिएगा, हम सबसे पहले लिखते हैं कॉमन स्टॉक, यानी ये शेयर कैपिटल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम होती है तो हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमने लिखना है अकमुलेटेड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ये जो सेपरेट कंपोनेंट है, कंपोनेंट मीन कि हमने कॉमन स्टॉक की किसी वैल्यू में हमने रिकॉर्ड नहीं कर दिया बल्कि अलग से एक लिखा है अकमुलेटेड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, और उसके बाद नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग्स भी पाई जाती है। तो इस तरीके से ये टोटल इक्विटी बनता है। अब हमने ये जो अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉस था उसको हमने किसी और एलिमेंट के अंदर कंबाइन नहीं किया बल्कि अलग से कंपोनेंट बना के स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का उसमें हमने इसको शो किया है। ठीक है, तो ये जो दो बातें थी वो यही थी कि एक तो आपने अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में लिखना है और दूसरा सेपरेट कंपोनेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। होपफुली आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हो। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक? कोई क्वेश्चन यहाँ तक भी? इफ एनीवन हैज क्वेश्चन। If anyone has question, can ask. क्लियर जी यहाँ तक? मैं आगे चलूं? अपने माइक ऑन करके बता सकते हैं आप। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके सर। ओके, चलें अब हम आगे चलते हैं कि ये अमोर्टाइज्ड कास्ट क्या होती है, क्योंकि हमने ऊपर ये टेबल में भी सिलेक्शन की थी कि क्वेश्चन मार्क देखो हमारे कहाँ कहाँ पे डले हुए हैं। ये जो अमोर्टाइज्ड कास्ट है ये क्या होती है? ठीक है, अब अमोर्टाइज्ड कास्ट की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली तब होती है जब क्वेश्चन के अंदर या उन सिक्योरिटीज के अंदर कोई डिस्काउंट या प्रीमियम पाई जाए तो। ठीक है, amortized cost is the acquisition cost adjusted for amortization of discount or premium। अब इसको थोड़ा सा आपने समझना है। फॉर एग्जांपल आज जनवरी 1 2020 है, 1 जनवरी 2020 एक बॉन्ड हमने खरीदा जिसकी पार वैल्यू तो 1000 है, लेकिन हमें वो कितने पैसों में मिला है, 980 में। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि ये 5 साल का इसका टाइम पीरियड है, 5 इयर्स। अब होगा ये कि देखो एग्रीमेंट क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल कि 1000 का बॉन्ड था पार वैल्यू का, और मैंने उसकी जो पेमेंट की वो 980 जो है ना पेमेंट कर दी, 980। अब लेकिन क्या होगा कि जब मैं ये बॉन्ड वापस दूंगा, जब ये बॉन्ड मैं वापस दूंगा तो मुझे जो है ना वो $1000 वापस मिलेंगे, 980 नहीं, मिलेंगे वापस कितने, 1000। अब इसका मतलब है कि एक 980 जो आज वैल्यू है वो 5 इयर्स के बाद कितना मुझे मिलेगा, 1000। तो अब ये जो डिफरेंस है ना, ये बेसिकली जो 20 का डिस्काउंट था उस डिस्काउंट को हमने 5 सालों में डिवाइड किया हुआ है और वो ऐड होता हुआ इसमें जितना भी पोर्शन बना
वो ऐड होता होता अब हमारे 5 साल जब कंप्लीट होंगे तो वो 1000 मुझे वापस मिलेगा। इसी तरीके से प्रीमियम अगर होता तो तब यहाँ पे माइनस होता जाता और वो हमारा प्रीमियम होता, तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 1100 हमने अभी दिया है लेकिन मिलेगा वापस कितना, 1000। तो ये एक 1100 जो है वो कम होता होता 1000 बन जाता। तो हम एमोर्टाइजेशन बेसिकली जो वर्ड है वो किसके लिए यूज करते हैं, टू एमोर्टाइज डिस्काउंट और प्रीमियम, टू एडजस्ट डिस्काउंट और प्रीमियम। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, एमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि हेल्ड टू मैच्योरिटी जो सिक्योरिटीज होंगी उनका लिंक किस चीज के साथ होगा, अमोर्टाइज्ड कास्ट के साथ। अमोर्टाइजेशन हम बनाएंगे तब हम उसको रिकॉर्ड कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये सिर्फ कंपनीज अकाउंट फॉर हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज एट अमोर्टाइज्ड कास्ट नॉट एट फेयर वैल्यू, जैसा कि हमने टेबल पे पढ़ा है, ऊपर टेबल हमने देखी है। ठीक है, तो इस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं एग्जांपल के तौर पर, ताकि हमें समझ आ जाए। अब जस्ट यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा रिव्यू करना है यहाँ पे। अब देखें कि एक इलस्ट्रेशन है, थोड़ी सी एग्जांपल, फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल पे आपको ले जाता हूँ। To illustrate the accounting for HTM debt securities, assume that Robinson Company purchased, अब जरा यहाँ पे पॉइंट्स को देखिएगा, purchased $100,000 of 8% bonds of Evermaster Corporation, यानी ये Evermaster Corporation के bonds उसने खरीदे हैं, 8% इंटरेस्ट रेट है और उनकी जो पार वैल्यू है वो 100,000 है। कब खरीदे हैं जी, ऑन जनवरी 1st 2013 एट अ डिस्काउंट पेइंग 92,278। अब मैंने 1 लाख वाले बॉन्ड्स खरीद लिए, बॉन्ड्स मेरे पास आ गए, लेकिन मैंने पे कितना किया, 92,278। द बॉन्ड्स मैच्योर ऑन जनवरी 1st 2018 एंड यील्ड 10%, yield 10%. Interest is payable each July 1st and January 1st, यानी 6 मंथली इंटरेस्ट है, सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब सबसे पहले अब देखो इस तरह की जब ट्रांजैक्शन होगी, अगर तो पार वैल्यू और जो हमने कास्ट प्राइस यानी जो पेमेंट की है वो एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है डिस्काउंट और प्रीमियम एग्जिस्ट नहीं करते। तो नॉर्मली फिर एमोर्टाइजेशन भी नहीं होगी, क्योंकि हमने एमोर्टाइजेशन की बात की है कि वो डिस्काउंट या प्रीमियम को करना होता है। ठीक है, अब अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये फैक्ट्स हैं यहाँ पर कि एक जो है ना या डिस्काउंट है या प्रीमियम है, तो फिर हमने उसको अमोर्टाइजेशन भी करना होती है। अब सबसे पहला काम जो होगा, इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, पहली ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं, जो एंट्री बनाते हैं, वो होती है उसकी परचेजिंग की, कि जब परचेज करते हैं तो आप जो है एंट्री क्या बनाएंगे। जनवरी 1st 2013 को हमने लिखा डेट इन्वेस्टमेंट, तो नॉर्मली यहाँ पे मैं ये भी लिख पाता हूँ कि ये टाइप ऑफ सिक्योरिटीज कौन सी है, HTM सिक्योरिटीज हैं। ठीक है, और कैश या बैंक हम लिख देते हैं, तो जितना हमने पे किया है वो हमने यहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, अब अगली बात है, देखो उसने क्या कहा हुआ क्या है कि वो इंटरेस्ट की पेमेंट कब करता है, जुलाई 1st को और जनवरी 1st को। यानी ये तो जनवरी 1st है, इसका मतलब है अगली जो डेट आएगी वो कौन सी आएगी, जुलाई 1st आएगी। तो उसमें हमें 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 जनवरी से लेके 30 जून तक का। तो हम इंटरेस्ट की एंट्री कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए अब क्या करना होता है, हमें जो अमोर्टाइजेशन टेबल है वो बनाना पड़ती है, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझने के लिए जो बाकी पॉइंट्स है वो भी आपको समझाता हूँ। हम हेडिंग देते हैं 8% बॉन्ड्स परचेज्ड टू यील्ड 10%। अब पहले तो ये दो बातें क्या है, 8% क्या है और जो यील्ड है वो क्या है। ठीक है, अब ये आपने जरा समझना है। अब देखें 8% जो है, हमने अगर कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये हमें रिटर्न मिल रहा है ना, इंटरेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा, तो ये हमारी इनकम हो गई। एक तो ये हमारी इनकम हो गई, दूसरा 1 लाख वाली चीज के लिए हमने पेमेंट की है 92,278। तो हमें देखें 1 लाख वाली चीज के हमने ये पेमेंट की है, तो ये भी तो हमें बेनिफिट हो रहा है ना, तो ये भी हमें कितना हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो बेनिफिट है, जितना भी अमाउंट ये बनती है, तकरीबन ये 7,722 है, ये इधर से मैं टेबल से देख रहा हूँ। तो ये जो अमाउंट है, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये 2% बनता है बेनिफिट। ये हमने किया नहीं है, ये उन्होंने, क्योंकि हमें बताया हुआ है यील्ड 10% है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। अब
ये जो 10% है ओवरऑल बेनिफिट हमारा क्या हो गया 10%। एक तो ये डिस्काउंट का बेनिफिट हो गया और दूसरा हमें नॉर्मली जो 8% उन्होंने हमें इंटरेस्ट पे करना था उन उन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो कंबाइन हमारे जो इनकम लेवल बन रहा है इस बॉन्ड इस इन्वेस्टमेंट में वो कितना बन रहा है 10% बन रहा है। तो ये हमारे इसलिए हम इसको कहते हैं यील्ड हमारी 10% है। सेम केस अब जरा खुद ये देखिए मैं आपको बताता चलूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। अगर ये बॉन्ड 1 लाख वाला हमें मिलता 1,05,000 में, हमने ज्यादा पे किया होता तो हमें हमें यहाँ पर क्या होता लॉस होता। ठीक है कितने का 5,000 का लॉस हो जाता। अब इस लॉस को यानी 8% तो हमें मिल रहा है, अगर हम इस लॉस को परसेंटेज में कन्वर्ट करें फॉर एग्जांपल मैं इसे 1% कर देता हूँ तो इसका मतलब है मेरी यील्ड कितना होती 7% होती। इस लॉस को भी मैंने एडजस्ट करना है ना। ओवरऑल मुझे 8% नहीं मिल रहा बल्कि 7% मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है यील्ड। डिस्काउंट की फॉर्म में आपको ये यील्ड ज्यादा होगी और प्रीमियम की फॉर्म में ये यील्ड आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से कम में मिलेगा। ठीक है जी क्लियर यहाँ तक? कोई क्वेश्चन यहाँ पे एनीवन? हाँ जी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर आगे चलते हैं। चलो ठीक है। अच्छा जी उसके बाद जो है जी बिनेश बोले माइक ऑन करके बोले। सर ये जो आपने 8% में 2% ऐड करके 10% बनाया और जो 1% आपने लॉस लेस किया है, जी ये जी 2% और 1% ये कैसे आया है? ये हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं नहीं 2%? ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ना ही हमने कैलकुलेट करना है। हमने ये कैलकुलेट नहीं किया ना हमने कैलकुलेट करना है क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये देखें 10% यील्ड बताया हुआ है। ये जो 10% है ठीक ये है। देखें यील्ड बताया हुआ है। तो ये अल्टीमेटली जब परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ होगा तो 2% ही होगा तभी 10 बना है क्योंकि 8 तो हमें पता है इंटरेस्ट है। ठीक है 8 हमें पता ठीक है है सर। इंटरेस्ट है इसलिए ये 10 बन गया। तो ये मैंने एज्यूम किया है कि ये जो 5,000 है ये भी एज्यूम है एज्यूम्ड वैल्यू है कि सपोज ये 1% है। ठीक है अगर ये 1% है तो ठीक इसका है। मतलब है हमें अल्टीमेटली इसमें ओवरऑल यील्ड जो है वो 7% है। ठीक है हम हमारा इनके ठीक है साथ सर। कोई लिंक नहीं है कैलकुलेशन में कोई लिंक नहीं है जस्ट हमने समझने के लिए ये मैंने आपको बताई है जी। ठीक है सर। ठीक है ओके। अच्छा जी जी। अब हम आगे चलते हैं तो देखें टेबल की तरफ। टेबल पे जाने की बजाय बल्कि हम ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये आसानी के साथ समझ आ जाए। अब यहाँ पर जरा आप देखें तो ये आपको थोड़ा सा देखना है क्वेश्चन को। ये एक्सरसाइज है 17-3 आपको जो मैंने नोट्स भेजे हुए हैं उनमें। तो ये देखते हैं जी ऑन January 1st 2013 high and Lois company purchased 12% bonds having a maturity value of 300,000 for 322,744.44. The bonds provide the bondholders with a 10% yield. They are dated January 1st 2013 and mature January 1st 2018 with interest receivable at December 31st each year. High and Lois Company uses the effective interest method to allocate unamortized discount or premium. The bonds are classified into HTM category. So first of all requirement में prepare the journal entry at the date of the bond purchase. अब अगर आप देखें कि हम जर्नल एंट्री बनाते हैं इसको हम क्वेश्चन को पहले समझते भी हैं कि जो इशू डेट है वो क्या है January 1st 2013 और बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट टैग हुआ है वो 12% है। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 300,000 है यानी पार वैल्यू भी अल्टीमेटली यही है जिसपे हमने ये नहीं खरीदे हैं लेकिन हमने पेमेंट कितना कर दिया 322। इट मीन्स कि ये जो बॉन्ड्स हैं किस चीज पे इशू हुए हैं प्रीमियम पे इशू हुए हैं। यानी हमने अभी पेमेंट 322 की है लेकिन रिटर्न जब होगा मैच्योरिटी डेट पे वापस हमें पैसे मिलेंगे वो 300,000 मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारा लॉस है वो कितना हो गया 22,744 का हो गया। अब इस लॉस को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्योंकि देखें 12% ये है और यील्ड कितना है 10% है। इसका मतलब है 2% का आपको लॉस हो रहा है ड्यू टू एक्स्ट्रा पेमेंट जो आपने प्रीमियम पे की है। ठीक है तो अब ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये यील्ड है जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। दे आर डेटेड January 1st 2013 ओके। अच्छा जी अब हम पहली एंट्री करते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो देखें यहाँ पे
जनवरी 1, 2013 debt investment डैश टाइप ऑफ सिक्योरिटी HTM और अमाउंट जो है इसकी जो हमने पेमेंट की है जिसकी, तो ये मैं राउंड करके लिखूंगा वैसे 322,744 और यहाँ पे बैंक या कैश में लिख देता हूँ ये क्रेडिट क्योंकि हमने पेमेंट की, तो ये भी $322,744। तो हमने ये इन्वेस्टमेंट एक कर दी, रिकॉर्ड कर दी, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट ए साल हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा है प्रिपेयर अ बॉन्ड एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। तो ये जब आप समझ लेंगे तो फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ हम लिखते हैं जी, हेडिंग देंगे सबसे पहले बॉन्ड एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मेथड ऑफ एमोर्टाइजेशन, इस पे भी हम बात करते हैं। तो ये जो मेथड ऑफ एमोर्टाइजेशन है अगर आप देखें तो इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड टू एलोकेट अनएमोर्टाइज्ड डिस्काउंट और प्रीमियम। इसके दो मेथड्स होते हैं, एक इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड होता है और दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। तो यहाँ उन्होंने हमें मेंशन कर दिया है इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, और नॉर्मली यूज भी यही होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। और फिर हम यहाँ लिखेंगे 12% बॉन्ड्स yielding 10%। ये हमने एक हेडिंग बना ली, ठीक है। उसके बाद अब हम टेबल बनाने लगे हैं जैसे हम पहले बनाते भी हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम बना लेते हैं, उसके बाद कैश रिसीव्ड, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम, या सिर्फ इंटरेस्ट लिख लेते हैं, इंटरेस्ट इनकम लिख लें या इंटरेस्ट लिख लें, नो इशू। उसके बाद एमोर्टाइजेशन, ऑफ प्रीमियम, क्योंकि हमें पता है कि इसमें प्रीमियम की एमोर्टाइजेशन होना है। उसके बाद एमोर्टाइज्ड कास्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो बॉन्ड की इशुएंस डेट है 1 जनवरी 2013। एमोर्टाइज्ड कास्ट जो है वो हमारे पास कितना है 322,744, जो इनिशियल वैल्यू है जिसपे हमने ये रिकॉर्ड किया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, इंटरेस्ट की जो डेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, दिसंबर ईच ईयर। ये देखें, दिसंबर 31 ईच ईयर, यानी 31 दिसंबर। अच्छा जी, अब हम ये यहाँ पे मेंशन करते हैं जी, ये इंटरेस्ट डेट डाल रहे हैं 31 दिसंबर 2013। अब देखें एक साल का टाइम गुजर गया है। कैश रिसीव्ड, अब यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स की। अब ये जो कैश रिसीव्ड होगा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा वो नॉर्मली पार वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय जो इंटरेस्ट रेट था, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या है, 3 लाख पार वैल्यू है और जो टैग्ड इंटरेस्ट रेट है वो 12% है। तो ये हमेशा इसी पे मिलता रहेगा, ठीक है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास कितना बनता है 36,000 आई थिंक, 300,000 इंटू 0.12, 36,000। ये मैंने इंटरेस्ट कैश रिसीव में लिख दिया 36,000।
अब जो इंटरेस्ट है वो हमें मिलेगा इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड के थ्रू, इसका 10%। ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू 322,000 नजर आ रही है, ठीक है। यानी इसको ऐसे कर लें कि ये जो 10% है ना, ये इसके साथ लिंक्ड होगा और इस वैल्यू पे लिंक्ड होगा, ठीक है। जो ये वैल्यू बचती आएगी हमारे पास। अब अगर मैं इसका 10% लूँ तो ये बनेगा कितना, 32,274 राउंड करके, ठीक है। ये आ गया इनकी अमाउंट। ये हमने इसका 10% लिया है, 3,22,744 और इसका 10%, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कि डिफरेंस इनका कितना बनता है। 36,000 माइनस 32,274, 3726, 3726। यानी हर इंटरेस्ट डेट पे हमने डिस्काउंट और प्रीमियम इनकी अमोर्टाइजेशन करनी है, हर इंटरेस्ट पेमेंट डेट पे, पहले नहीं, ठीक है। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है कि क्योंकि हमें उन्होंने बता दिया है कि जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो है 3 लाख। अभी हमने पे किया 3,22,000, लेकिन हमें वापस कितने मिलने हैं, 3 लाख, तो यानी कम पैसे मिलने हैं। तो इसका मतलब है एक जो प्रीमियम की वैल्यू है वो अब यहाँ से क्या होती रहेगी, माइनस होती रहेगी हर इंटरेस्ट डेट पे, क्योंकि आफ्टर एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी डेट ये अमाउंट हमारे पास 3 लाख होना चाहिए। तो अगर हम ये माइनस करें, 3,22,744 माइनस 3726, ये हमारे पास आ रहा है जी आंसर 319,018, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह से ये ट्रांजैक्शन होगी। अब अगली ट्रांजैक्शन हमारी कब होना है, अगेन इंटरेस्ट की डेट आएगी 31/12/2014। कैश रिसीप्ट हमारा हर दफा सेम रहेगा क्योंकि हमने ये ऊपर आपको कैलकुलेशन बता दी है। ये अगेन 36,000 होगा, लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेंज होगी क्योंकि ये हर दफा होगा तो 10%, लेकिन जो रिमेनिंग वैल्यू है इसका होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 3,19,000 है इसकी अमाउंट का हम 10% ले लेते हैं, तो ये आ रहा है जी हमारे पास 31902 राउंड करके, 31902। तो ये अब हम ये हमने क्या किया, अगेन आपको बता दूं ताकि आप भूल ना जाए। ये हमने इंटरेस्ट लिया एट 10%, लेकिन किसका, इस वैल्यू का, यानी हर दफा हम जो प्रीवियस वैल्यू होगी, ब्रॉट डाउन वैल्यू होगी, उसी का लेते आएंगे, ठीक है। अब हम इनका डिफरेंस लेते हैं, तो ये क्या हमारे पास आता है, 36,000 माइनस 31902, 4098, 4098, क्योंकि हमने ये बात तय की हुई है कि अब हमने माइनस की तरफ जाना है हर दफा। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, माइनस के साइन आपने ये ख्याल करना है, आपने प्रॉपर फॉर्म में लिखनी है चीजें, यहाँ पे ये निशान नहीं कोई बनाने। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, 319,018 माइनस 4098। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है 314,920। ये अमोर्टाइज्ड कास्ट है एट दिसंबर 3। अब ये वाली जो वैल्यू है ये बेसिकली कौन सी वैल्यू है, जो दिसंबर 31 को हमने बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड करना है, उस एसेट अमोर्टाइज्ड कास्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये टेबल पूरी नहीं बना रहा। अब आपने ये क्या करना है, जब तक ये 31 दिसंबर 2017 या नहीं आता, यानी 5 साल पूरे नहीं आते, यानी ये 15, 16 और ये 17, यानी ये 1 साल, 2, 3, 4 और 5 पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आखिरी, ये 3 लाख होनी चाहिए। ये बीच में ये जो वैल्यूज हैं ये कम होते होते ये जो बातें हैं ये वाली, ये आखिरी वैल्यू आपकी 31 दिसंबर 2017 को 3 लाख होना चाहिए, और फिर आप क्या करेंगे, बॉन्ड्स वापस कर देंगे, आपको कैश वापस मिल जाएगा। तो ये है आपकी रिक्वायरमेंट 2, यानी बी, प्रिपेयर एंड बॉन्ड अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। एनी क्वेश्चन हियर? किसी को कोई इश्यू हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, अभी क्वेश्चन कर सकते हैं इस टेबल को बनाने में, किसी वैल्यू को कैलकुलेट करने में, या कोई किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको समझ ना आई हो, क्वेश्चन कर सकते हैं आप। आंसर प्लीज, कोई एनीवन।
क्लियर है जी सबको? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ तक? नो सर। क्लियर है जी सबको? क्लियर है? यस सर। ओके, चलें अब हम अपनी रिक्वायरमेंट सी की तरफ जाते हैं। रिक्वायरमेंट सी हमसे क्या पूछी जा रही है? ये हमारे पास ए और बी होगी। सी में हमसे पूछा जा रहा है प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड एमोर्टाइजेशन फॉर 2013। ठीक है, तो अब आपने इसको गौर से देखना है कि इस एंट्री को हम कैसे बनाते हैं। रिक्वायरमेंट सी, जर्नल एंट्री टू रिसीव इंटरेस्ट। ठीक है, कब? 2013 की। अच्छा जी, अब अगर आप देखिए यहाँ पे 2013 में सिंपल आपके सामने ये अब अपने इंटरेस्ट की एंट्री जब बनानी है तो आपको टेबल में देखना जरूरी है। ये आपके पास 2013 की वैल्यूज है। कैश आपको कितना रिसीव हुआ? 36,000। इंटरेस्ट, क्योंकि ये अब आपकी इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपको कितना रिकॉर्ड करना है? 32,000। और एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम का इफेक्ट है 3726, जिससे क्या हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है अगर आप यहाँ पर देखें तो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसकी एंट्री करते हैं कि हमें जो है कैश कितना रिसीव हुआ। सॉरी, मैंने डेट नहीं डाली, ये अपने डेट डालना है 31/12/2013। कैश अकाउंट ये आपको मिला है जी 36,000। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट आपको पता है आपकी इनकम है क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे है। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट में आ जाएगा $32,274। ये सेम वही वैल्यूज हैं जो आपने देखो यहाँ पे लिखी हुई है। और उसके बाद एमोर्टाइजेशन है 3726। तो इस आपने एमोर्टाइजेशन नहीं लिखना, बल्कि एमोर्टाइजेशन की जो वैल्यू है उसका इफेक्ट लिखना है। वो क्या हो रहा है, आपकी जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रही है। देखें 322 से 319 पे आ गई। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे, सेम वही लिखेंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रही है। डेट इन्वेस्टमेंट को आप क्रेडिट कर रहे हैं यानी कम कर रहे हैं, -HTM कितना अमाउंट से? 3726। तो ये आपकी इस तरीके से एंट्री बनेगी। इस एंट्री को बनाने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, तो समझ ना आई हो अगर आपको ये बात। क्लियर है जी? ये क्लियर है जी? ये मेरी जान से? जी सर क्लियर है। ओके, अच्छा, अब ये मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ और अगली एंट्री भी इसी चीज के बारे में है। रिक्वायरमेंट अगर हम डी की तरफ हैं तो उसमें भी हमने यही जर्नल एंट्री बनाना है टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड एमोर्टाइजेशन फॉर 2014। तो अब इसको जब करेंगे तो आपको मजीद तरह समझ आ जाएगा। तो ये मैं इधर ही बना रहा हूँ ताकि आपको सामने नजर आ जाए। ये रिक्वायरमेंट डी है। अगेन जर्नल एंट्री बनाना है हमने फॉर 2014 फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेम यही चीज। ठीक है, अब अगेन हम यहाँ लिखेंगे, देखो कि कैश हमें कितना रिसीव हुआ 2014 में? 36,000, 31 दिसंबर 2014। कैश अकाउंट 36,000 से ये डेबिट हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है वो है 31,902। और जो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी वैल्यू उसकी, डेट इन्वेस्टमेंट HTM। ठीक है, तो ये हुई है जी 40,987। ठीक है, तो ये अब आपकी क्या हो गई? दूसरी एंट्री हो गई। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सारी कंप्लीट हो जाती है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूं ताकि चीज़ें आपको ज़रा आसानी के साथ रिवाइज हो जाएं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जिनको इश्यूज हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारा जो बॉन्ड है वो इशू किस वैल्यू पे हुआ है, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। तो वो ये आपको वैल्यूज आप नज़र आ रही हैं।
कि 3 लाख वाला बॉन्ड 3,22,322 में जा रहा है तो प्रीमियम पे जा रहा है। जब ये प्रीमियम पे होगा तो ये भी ध्यान में रखें, जो टैग्ड इंटरेस्ट रेट है और जो यील्ड है इनमें डिफरेंस होगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, यील्ड कम होगी, तब आपका बॉन्ड क्या होगा, प्रीमियम पे होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, यील्ड कम होगी तो प्रीमियम होगा। प्रीमियम क्या है कि आपने एक्स्ट्रा पेमेंट पे की है टू परचेज दैट बॉन्ड। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा पेमेंट है उसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वो नॉर्मली क्या बन रहा है, 2%, क्योंकि ये हमें नजर आ रहा है 12 और 10 का डिफरेंस। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखना है उसका टाइम पीरियड कितना है, जो अभी हमने क्वेश्चन में खुद से कैलकुलेट नहीं किया था। जनवरी 1 2013 से जनवरी 1 2018 तक, तो अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो ये भी 5 इयर्स ही बनते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपने देखा पार प्रीमियम या डिस्काउंट पे है, दूसरा आपने देखा उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, तीसरी इंफॉर्मेशन आपने देखनी है कि इंटरेस्ट उसका पेमेंट्स जो है, इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स है उनकी डेट्स क्या है, एनुअल इंटरेस्ट है या सेमी एनुअल इंटरेस्ट है। ठीक है, चौथी चीज आपने देखना है मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन जो है वो क्या है, इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड है या स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये मैंने अभी आपको डिफरेंशिएट इनको नहीं किया, लेकिन इसमें हमने ये देखना है कि कौन सा मेथड है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें बता दिया कि इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, और नॉर्मली यही यूज होता है इन इंडस्ट्रीज। उसके बाद फिर आपने देखना है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉन्ड है वो कौन सी है, तो ये जैसे आपको ये नजर भी आ रहा है, हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी। तो ये अपने सारे पॉइंट्स अपने जहन में नोट डाउन कर लेने हैं, रफ एरिया में नोट डाउन कर लेनी है, सो दैट कि आप उसी तरह से आप वर्कआउट कर सकें। फिर आपने एंट्रीज बनानी है, तो सबसे पहले आपने परचेज की एंट्री बनाई कि बॉन्ड को जब परचेज किया तो उस डेट पे क्या एंट्री बनी। जनवरी 1 को आपने डेट इन्वेस्टमेंट लिखा है क्योंकि डेट सिक्योरिटीज है। डैश HTM लिखा कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। अगर आप ये साथ लिख लेते हैं तो आपको आगे जो कैलकुलेशंस हैं उनमें आसानी होगी, क्योंकि आप HTM को डील कर रहे होंगे। क्योंकि अगर AFS होगा तो उसकी डिफरेंट कैलकुलेशन हो जाएगी, ट्रेडिंग होगा तो उसकी जरा डिफरेंट हो जाएगी, तो आपको ये थोड़ा सा लिख लेना चाहिए। पेमेंट में आप कैश लिख लें, बैंक लिख लें, जो आपने पेमेंट किया है वही आपने लिख लिया। उसके बाद आपने बनाना है बॉन्ड एमार्टाइजेशन शेड्यूल। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने रिक्वायर किया हुआ था बनाए बॉन्ड एमार्टाइजेशन शेड्यूल। अगर आपसे ये ना भी रिक्वायर करें तो आपको फिर भी 2 से 3 साल तक का बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरेस्ट की एंट्री बनाएंगे तो आपको नॉर्मली इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो उन्होंने कंप्लीट एमार्टाइजेशन शेड्यूल मांगा हुआ है, यानी 5 ईयर टर्म का पूरा एमार्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट सी के मुताबिक आपने क्या किया, जर्नल एंट्री बनाई इंटरेस्ट रिसीव्ड की, और फिर 2014 में भी ये जर्नल एंट्री बना ली। ठीक है, तो अब सारा फोकस ये एंट्रीज बनाने का क्या रहेगा, अगर आपका एमोर्टाइजेशन शेड्यूल ठीक रहा तो फिर आप जो है ना ये एंट्रीज भी ठीक बना सकेंगे। ठीक है, तो ये अब जो इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड हेडिंग आपने देख ली, बना ली, और उसके बाद ये डेट्स भी मेंशन कर दिए सारा कुछ। उसके बाद कैश रिसीव्ड में फोकस करना है आपने कि कैश रिसीव्ड में कौन सी वैल्यू आएगी, हमेशा पार वैल्यू, और उसके साथ जो टैग्ड इंटरेस्ट रेट है वो यील्ड वाला नहीं, दूसरा इंटरेस्ट रेट जो है। तो 3 लाख यहाँ पे वैल्यू थी और 12% रेट था। इंटरेस्ट के अंदर आपने क्या करना है, जो आपको यील्ड वाला रेट है वो अप्लाई करना है, किस वैल्यू के साथ, जो आपके पास एमोर्टाइज्ड कास्ट में चल रही होगी प्रीसीडिंग, हर प्रीसीडिंग वैल्यू के साथ। जैसे यहाँ फर्स्ट आपके पास ये थी तो आपने इसका 10% लिया। सेकंड में आपने यानी जब आप आए 2014 में तो आपने क्या लिया, जो इससे पहले थी ये वाली, इसका आपने 10% ले लिया। तो इस तरीके से ये टेबल जो है बनती रहेगी। हाँ, मेन डिफरेंस और एक और दूसरा जो हमने देखा है कि डिस्काउंट और प्रीमियम में क्या करना है। अगर डिस्काउंट होगा तो आप यहाँ ऐड करते आएंगे, और अगर प्रीमियम होगा तो यहाँ पे आप माइनस करते आएंगे, क्योंकि आपको प्रीमियम में पैसे कम मिलना है, 3,22,000 की बजाय 3 लाख मिलना है। जब डिस्काउंट होगा फॉर एग्जांपल, तो डिस्काउंट में ये वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि अगर यहाँ 900 लिखा हुआ है तो आपको 1,000 मिलना है। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर आपको ये डिस्काउंट जो है ना प्लस करते आना होगा। ठीक है, तो ये अब अपने पॉइंट अपने जहन में रखना है कि हमने किस तरीके से इसको वर्कआउट करना है। ठीक है, तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद यही है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। कोई क्वेश्चन जी यहाँ पे? ओके,
अच्छा चलें, अब एक और थोड़ा सा है क्वेश्चन 17-5, इसमें आपको मैं रीडिंग करा देता हूँ। अब इसमें आपने थोड़ी सी चीज़ें करना भी है खुद से, और ताकि आपको ये चीज़ें आती जाएं साथ ही। तो इसमें है जी, on January 1st, 2013, Phantom Company acquires 200,000 of Spider-Man products incorporation, 9% bonds at a price of 1,85,589। अब यहाँ पे आप देखो, जरा गौर करें, 2 लाख के बॉन्ड्स थे और आपने 9% टैग्ड इंटरेस्ट रेट है, लेकिन आपने कितना प्राइस पे की? कम प्राइस पे की। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाले बॉन्ड्स क्या है? डिस्काउंट पे। इंटरेस्ट इज पेएबल ईच December 31st, एनुअल इंटरेस्ट रेट है, और बॉन्ड मैच्योर कब होने हैं जी? December 31st, 2015 को। ठीक है, ये 13, 14 एंड 15 मींस 3 इयर्स के बॉन्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद द इन्वेस्टमेंट विल प्रोवाइड फैंटम कंपनी यील्ड 12%। अब देखो 9% बॉन्ड्स हैं, टैक्स इंटरेस्ट रेट, लेकिन यील्ड क्या है? ज्यादा है, 12%। तो 3% आपको एक्स्ट्रा जो मिल रहा है बेनिफिट, वो क्या है? ड्यू टू डिस्काउंट है। The bonds are classified as held to maturity। तो ये आपकी खुद की एक्सरसाइज है जो आपने करना है, मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया है। अच्छा जी, उसके बाद प्रिपेयर ए 3 years schedule of interest revenue and bond amortization applying the straight line method। और दूसरा जो है, प्रिपेयर ए 3 years schedule of interest revenue and bond amortization applying the effective interest method। जो इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। करना क्या होगा, अब आपने यहाँ पे टेबल ये बनानी है, वो टेबल का ही पूछ रहे हैं, और जो अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट है वो आपने यहाँ पे प्लस करना है। ये अब आपने खुद थोड़ा सा करना है। जो स्ट्रेट लाइन का है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, जो रिक्वायरमेंट ए है। ठीक है, तो अब रिक्वायरमेंट ए को देखें जरा, रिक्वायरमेंट ए को देखें जरा कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे। बॉन्ड अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, वही सेम आपने हेडिंग देना है। यहाँ पे अब लिखना है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये उससे ज्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है उससे। स्ट्रेट लाइन मेथड है यहाँ पे। फिर लिखेंगे 9% बॉन्ड्स यील्डिंग 12%। अच्छा जी, उसके बाद वही कॉलम डेट का, कैश रिसीव्ड का, मैं जरा शार्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट का, अमोर्टाइजेशन का, उसके बाद अमोर्टाइज्ड कास्ट का। ठीक है, तो जो फर्स्ट डेट है 1 जनवरी 2013, इसको हमारा जो बॉन्ड की अमोर्टाइज्ड कास्ट है 1,85,000 और 589 है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब हमें इंटरेस्ट मिलना है दिसंबर को, यानी 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 3 साल का ये बॉन्ड है। तो कैश जो हमें मिलना है वो एट द रेट 9%, और 2 लाख यानी पार वैल्यू 2 लाख थी, उसका मिलना है। तो अगर आप ये कैलकुलेट करें तो ये 18,000 बनेगा। तो ये तो फिक्स रहेगा, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, हर दफा हमने ऐसे ही करना है। उसके बाद इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट जो है वो हमने कैसे करना है, ये अब आपने देखना है। अच्छा, अब ये मैं थोड़ी सी वर्किंग कर रहा हूँ, ये आपने देखनी है कि 2 लाख का बॉन्ड है और हमने पेमेंट की है 1,85,589। इनका डिफरेंस देखना है कि वो कितना है। ठीक है, तो हम डिफरेंस देखते हैं कि वो क्या आ रहा है हमारे पास। 200,000 माइनस 185,589, 14411, 14411। ये एक्चुअली डिस्काउंट की अमाउंट है। जब स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हमने क्या करना है, इस डिस्काउंट के साथ 14411 इसको डिवाइड कर देना है टाइम पीरियड पे, जितने ये टाइम पीरियड होगा, 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है, जितने में, ये 3 साल पे डिवाइड कर दिया। इफेक्टिव इंटरेस्ट में हम ऐसा नहीं करते। तो ये आंसर बन रहा है, राउंड कर रहा हूं मैं यहाँ पे 4803, या 4 कर रहा हूँ, 4804।
ठीक है, जब आखिरी अमाउंट आएगी तो उसमें हम इस अमाउंट को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। एमोर्टाइजेशन जो हो रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड यही हो रही है हर साल 48, ये यहाँ पर थोड़ा सा कमी बेशी हम करेंगे 4804 यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट में, क्योंकि हमने 2 लाख पूरा करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। पहले में मैंने ऐड किया 18,000 प्लस 4804, तो ये बन गया हमारे पास 22,804, 22,804। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इसमें ऐड करना है अमोर्टाइजेशन, क्योंकि डिस्काउंट है। तो देखते हैं क्या हमारे पास बनता है। ये 185 और 589 प्लस 4804, तो ये बना जी हमारे पास 19,039 एंड 3। फिर अगेन इसमें प्लस करना है 4804, तो ये बन रहा है 195 और 197। अब आखिरी में ये हमारा 2 लाख पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले को हम क्या करेंगे, जरा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि राउंड करके हमने ये लिखी थी वैल्यूज। तो ये हमारे पास बन रहा है 4803। बेशक ये लिखा यही रहे, ये भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप 3 लिख देंगे तो वो भी ज्यादा सूटेबल हो जाएगा। जब ये ऐड करेंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा, और ये भी आपके सामने सेम रहेंगे, ये आखिरी में ये 3 बन जाएगा। तो ये है जी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ये उससे ज्यादा आसान है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो डिस्काउंट है या प्रीमियम है उसको हम नॉर्मली टाइम पीरियड पे डिवाइड कर लेते हैं, टाइम पीरियड पे डिवाइड कर लेते हैं। जबकि वहां पर क्या करते थे, इंटरेस्ट को हम क्या करते थे कि जो यील्डिंग का रेट होता था उसको, जो बैलेंस वैल्यू यहाँ पे बचती थी उसकी परसेंटेज लेते थे। तो ये इसमें फर्क है स्ट्रेट लाइन में और इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड में। कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। राशिद बोले। सर ये जो 18,000 आपकी आवाज जरा, आप आवाज ठीक नहीं आ रही मेरे पास। अब आ रही है सर आवाज? हाँ अब आ रही है, शोर ज्यादा था पहले, शोर ज्यादा है। अच्छा सर, ये पता नहीं शायद बाहर से आ रहा होगा। ये है कि सर जो 2284 ये हमें मतलब ऐड करके इन दोनों अमाउंट ऐड करके लिखा है सारा कुछ इसमें। हाँ जी, ये हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को आपस में ऐड किया। पे ये निशान डाल के प्लस कर दें ताकि फ्यूचर में हमें याद रहे कि जी जी, ऐड करना। ये मैंने डाल दिया। ठीक हो गया। कोई और क्वेश्चन जी किसी को? कोई और क्वेश्चन जी किसी को? सर अगर इसमें प्रीमियम का होगा तो फिर हम माइनस करेंगे उसको उल्टा? नहीं नहीं, ये यहाँ पर प्लस ही होता रहेगा, सिर्फ माइनस जो है ना वो यहाँ पे होना है। ठीक हो गया। ठीक है, प्रीमियम होगा तो ये माइनस या प्लस का जो ऑप्शन है वो सिर्फ एमोर्टाइजेशन और एमोर्टाइज्ड कास्ट का है यहाँ पे, ये वाली चीज ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। अच्छा अब देखें जी, माइक ऑफ कर दे प्लीज। रिक्वायरमेंट सी, अब जरा ये पहले गौर से देखने, ए में था स्ट्रेट लाइन मेथड और बी में है इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, वो आपने खुद करना है। सी में हमसे पूछा जा रहा है प्रिपेयर द जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट रिसीट ऑफ December 31st 2014 अंडर एंड द डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ईयर कौन सा पूछा जा रहा है, 14, और अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन क्योंकि हमने बनाया हुआ है तो हम इसकी एंट्री भी बना सकते हैं 2014 की। तो 2014 है ये हमारे पास, इसमें कैश रिसीव्ड ये है, इंटरेस्ट ये है और अमोर्टाइजेशन ये है। ठीक है, तो देखें 31 दिसंबर 2014 कैश हमें रिसीव हो रहा है 18,000 और जो इंटरेस्ट इनकम है हमारी वो कितना है 22,804
और अब देखो डेट के इस अमोर्टाइजेशन, डिस्काउंट के अमोर्टाइजेशन की वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अमोर्टाइजेशन का इंक्रीज हो रही है, 185 से 190 पे आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेट इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो बढ़ रही है। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो तो एसेट है क्योंकि डेबिट हो जाएगा, डेट इन्वेस्टमेंट HTM, तो जिस वैल्यू से वो बढ़ रहा है 4804, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। अब फॉर्चुनेटली जब स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, कोई भी आप ईयर उठा लेंगे तो सब में एंट्री भी यही होगी, अमाउंट्स भी यही होंगे। अब आप जरा गौर से देखें स्ट्रेट लाइन मेथड में, ये जरा थोड़ा सा अपने जहन में पॉइंट्स रखने हैं। MCQs में ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में। जब भी आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, आपकी किसी भी टाइम पीरियड की, किसी भी ईयर की जो एंट्रीज होंगी इंटरेस्ट की, वो हर की सेम वैल्यूज होंगी। ठीक है, क्लियर जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो था वो यहाँ तक था। आपने जस्ट क्या करना है, इस क्वेश्चन को और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है घर पे खुद से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक है जी, कोई क्लियर, कोई क्वेश्चन अगर आपको कोई इशू है तो? अपने माइक्स अब ऑन कर सकते हैं, अगर किसी को कोई इशू नहीं है तो अपने माइक्स वैसे ऑन कर लें।